Hello students, welcome you. Today I will teach you lesson number 8 concept of cost लागत की अवधारणा and under these sections I will teach you meaning of cost, classification of cost and types of cost. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट लागत की अवधारणा के बारे में बतलाएंगे। लागत की अवधारणा से तात्पर्य है कि एक फर्म जो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, प्रबंध, वेतन, कच्चा माल इत्यादि इनपुट के रूप में जब इन साधनों का प्रयोग करता है तो कोई भी विवेकशील उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी फर्म किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ये 5 साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, तकनीकी तथा संगठन, इनका जो प्रयोग करता है उससे उसे उत्पादन अर्थात आउटपुट प्राप्त होता है और वह उत्पादन तब तक करता है जब तक कि उसकी लागत, सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है तथा लागत को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इसके लिए ही लागत की अवधारणा का हमें अध्ययन करना होगा। मीनिंग ऑफ कॉस्ट लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा से तात्पर्य ये है कि कोई भी फर्म आउटपुट निर्गतों को प्राप्त करने के लिए इनपुट आगतों पर जो कुछ भी व्यय करती है, जो कुछ भी खर्च करती है, उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों पर जो फर्म के द्वारा व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसे ही अर्थशास्त्र में लागत का अर्थ कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागतें, मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागतें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागतें। ऑन अकाउंट ऑफ बेसिस, लेखा के आधार पर लागत की अवधारणा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट लागतें अर्थात व्यक्त लागतें, इम्प्लिक्ट कॉस्ट अव्यक्त लागतें। अब हम इन लागतों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लागतों के बारे में बतलाया कि लागत का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 सोशल कॉस्ट, नंबर 2 मॉनेटरी कॉस्ट, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ऑन अकाउंट ऑफ बेसिस के आधार पर 2 प्रकार से इसे बांटा जा सकता है, एक्सप्लिक्ट कॉस्ट एंड इम्प्लिक्ट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागतें। सामाजिक लागतों से तात्पर्य ये है कि इसमें वे सभी कष्ट, त्याग तथा परेशानियां सबको सम्मिलित किया जाता है जिन्हें समाज अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के दौरान चुकाता है। जैसे उत्पादन करते समय प्रदूषण, एटमॉस्फेयर का गंदा हो जाना, धूल, धुएं, शोरगुल आदि के कारण उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और उसके लिए स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए या चिकित्सालय के लिए उसे जो कुछ भी व्यय करना पड़ता है उसे
सामाजिक लागत कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उद्यम अथवा विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को सहन करनी पड़ती है, वे सभी कष्ट एवं त्याग भी इसी सामाजिक लागत में सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी सामाजिक लागत कहे जाते हैं। इस प्रकार से इनका सही सही अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन होता है। कोई भी फर्म किसी भी समय जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, जो उसमें प्रयुक्त होने वाले इनपुट साधनों का प्रयोग करता है, तो उसे अतिरिक्त लागत वहन करना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन करते समय उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि धूल, धुएं, शोरगुल, प्रदूषण इत्यादि के कारण उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और इसका इलाज कराने के लिए उसे अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जो कि इसे सामाजिक लागतों में ऐड किया जाता है। इसका अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सामाजिक लागत कितना खर्च होगा ये किसी भी फर्म को पता नहीं होता। अधिकांशतः फर्म जो है अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कम से कम लागत खर्च करता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन सामाजिक लागतों के अंतर्गत जब उसे अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, तो उसकी लागत अधिक हो जाती है और लाभ कम हो जाता है। नंबर 2, मॉनेटरी कास्ट, मौद्रिक लागतें। एक फर्म अपने उत्पाद को तैयार करने में जो कुछ भी नकद रूप में व्यय करता है, उसे ही मौद्रिक लागत कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के नकद भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे भूमि पर किया जाने वाला व्यय लगान के रूप में पे किया जाता है, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है, श्रम के बदले में श्रमिक को मजदूरी प्रदान की जाती है, प्रबंध जो मैनेजमेंट है उसे वेतन दिया जाता है, तथा उद्यमी को इसके बदले में लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से मौद्रिक अर्थात मुद्रा के रूप में जो नगद खर्च किया जाता है, जो इन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को व्यय किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वे सभी मौद्रिक लागतों के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। इसके लिए एक फार्मूला है, अवसर लागत दैट इज इक्वल वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय। अवसर लागत ज्ञात करने के लिए वर्तमान में जो हमारी टोटल आय है, उसमें से वैकल्पिक आय को अगर निकाल दिया जाए तो अवसर लागत प्राप्त हो जाती है। इसे हम विस्तार से इसका वर्णन अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बतला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अवसर लागत का ये फार्मूला बतलाया कि अवसर लागत बराबर आय, वास्तविक आय माइनस वैकल्पिक आय। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवसर लागत प्रायः दुर्लभ संसाधनों पर लागू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाया जा सकता है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है, जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित कर सकता है। यही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। उदाहरण स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक मजदूर किसी कार्य को करने में पर डे 500 रुपये वेजेस मजदूरी लेता है, तथा अन्यत्र जब वह उसी कार्य को करता है तो उसे 600 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर उस मजदूर को इस पहले वाले कार्य में लगाए रखना है तो उसे
100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 600 माइनस 500 जो कि 100 रुपये ये उसकी अवसर लागत है। तो उसे अपने पुराने कामों पर बनाए रखने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अर्थात उसे 600 रुपये देना पड़ेगा। यही अवसर लागत होता है। अवसर लागत दो प्रकार, अवसर लागत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अकाउंट के आधार पर, लेखा जोखा के आधार पर लागतें दो प्रकार की होती हैं, व्यक्त अथवा स्पष्ट लागतें, अव्यक्त अथवा अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। वे लागतें जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं उन्हें हम व्यक्त अथवा स्पष्ट लागतें कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि स्पष्ट लागतें होती हैं। वे लागतें जो हिसाब किताब में सम्मिलित नहीं की जाती उन्हें अस्पष्ट लागतें अथवा अव्यक्त लागतें कहते हैं। जैसे स्वयं का परिश्रम के बदले में कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं की पूंजी के बदले में कोई ब्याज नहीं प्राप्त होता, फर्नीचर स्वयं प्रयोग किया गया फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, गाड़ी इत्यादि के लिए कोई भी अलग से मूल्य नहीं दिया जाता, इसलिए वे लागतें अव्यक्त अथवा अस्पष्ट लागतें होती हैं। जिस पर हमें व्यय करना पड़ता है वह व्यक्त लागतें होती हैं, जिनका हिसाब किताब होता है। जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता वे अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। समय तत्व के आधार पर लागत दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत तथा दीर्घकालीन लागत। इस समय तत्व का लागत पर बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। अल्पकालीन लागत के अंतर्गत कुछ संसाधनों की पूर्ति स्थिर रहने से फर्मों को स्थिर लागत वहन करनी पड़ती है तथा कुछ परिवर्तनशील संसाधनों पर परिवर्तनशील लागतें। इस प्रकार से इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कुल स्थिर लागतें, TFC, टोटल फिक्स्ड कास्ट। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर रहने के कारण उन पर किया जाने वाला कुल व्यय ही कुल स्थिर लागत कहलाता है। जैसे भवन का किराया, सड़क, संयंत्र, प्रबंधक व स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बीमा आदि। कुल परिवर्ती लागतें, TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट। अल्पकाल में जब कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है तो इन पर किया जाने वाला कुल व्यय कुल परिवर्ती लागत कहलाता है। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने के साथ ही साथ बढ़ती जाती हैं, जैसे कच्चा माल, बिजली, पानी आदि पर किया गया व्यय आदि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल स्थिर लागतों के अंतर्गत कुछ संसाधन स्थिर होते हैं, उन पर जो व्यय किया जाता है वो टोटल फिक्स्ड कास्ट कहलाता है, तथा कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं तथा उन पर किया जाने वाला व्यय टोटल वेरिएबल कास्ट अर्थात TVC कहलाता है। नंबर 3, कुल लागतें, TC, टोटल कास्ट। कुल लागतों से तात्पर्य है अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागतों और कुल परिवर्ती लागतों का योग ही कुल लागत कहलाता है। इसका फार्मूला है TC इक्वल TFC प्लस TVC, टोटल कास्ट इक्वल टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। कुल स्थिर लागतों का योग तथा कुल परिवर्तनशील लागतों का योग कुल लागत कहलाता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है, OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर लागत को दिखाया गया है।
TFC रेखा जो C बिंदु पर है स्थिर है, इसमें इसकी लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की मात्रा बढ़ती है लेकिन लागत फिक्स होता है, न तो लागत बढ़ती है और न तो घटती है, बल्कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वक्र ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। इसकी लागतों में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि TC वक्र TFC तथा TVC का योग होता है, जो कि लगातार बढ़ता चला जाता है। नंबर 4, औसत स्थिर लागतें AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट। औसत स्थिर लागतों से तात्पर्य है कि अल्पकालीन कुल स्थिर लागतों में कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्राप्त हो जाता है। ये लागतें उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ने के साथ ही साथ लगातार घटती चली जाती हैं। इसके वक्र का आकार अतिवलयाकार या आयताकार हाइपरबोला होता है। हम इसे एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, AFC इक्वल TFC डिवाइडेड बाई Q, एवरेज फिक्स्ड कास्ट दैट इज इक्वल टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाई Q। Q जो है उसकी मात्रा है, उत्पादन की मात्रा। इस तरीके से औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, औसत परिवर्ती लागत AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत से तात्पर्य है कि अल्पकालीन कुल परिवर्ती लागतों में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग लगाने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होता है। इसे हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, AVC इक्वल TVC डिवाइडेड बाई Q। Q उत्पत्ति की मात्रा से है। नंबर 6, औसत लागत AC एवरेज कास्ट। औसत लागत से तात्पर्य अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग देने पर एवरेज कास्ट अर्थात औसत लागत प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि AC इक्वल AFC प्लस AVC एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागतों का योग औसत लागत कहलाता है। या इसे हम कह सकते हैं AC इक्वल TC डिवाइडेड बाई Q। कुल लागत में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत लागत कह सकते हैं। नंबर 7, सीमांत लागत MC मार्जिनल कास्ट। सीमांत लागत से तात्पर्य है अल्पकाल में जब फर्म द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, जो डिफरेंस आता है, उसे मार्जिनल कास्ट कहते हैं। MC इक्वल डेल्टा TC डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। डेल्टा TC से तात्पर्य कुल लागत में परिवर्तन, डेल्टा Q से तात्पर्य उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन। या इसे हम लिख सकते हैं MC इक्वल TCN माइनस TCN माइनस 1। सीमांत लागत बराबर कुल उत्पादन की एक इकाई में से कुल उत्पादन की दूसरी इकाई को घटा देने से सीमांत लागत प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत
औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत को फार्मूला के द्वारा या सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया। अब हम इसी एक तालिका के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। कैसे टीसी, एसी, एमसी, एबीसी, एएफसी, टीबीसी, टीएफसी को किस प्रकार से तालिका के माध्यम से प्राप्त किया जाए।